सवेरा अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ जमीन के किनारों पर कब्जा जमा रहा था। सब्ज़े के साथ हम सफ़र बनी शबनम सुनहरी किरणों के बाइस हीरे की मानित चमक रही थी। वो सुबह के दिलकश मनाजिर की दिल दादा थी। सो चुपके से अकबी बाग की जानिब चली आई। बाग में चंद इक्का दुक्का मुलाजिम अपने काम में मगन थे, लेकिन उसे आता देखकर वहां से हट गए। वो खुद को अब एक मलका तस्वुर करते हुए सब्ज़ ज़मीन पे इतराती हुई चल रही थी। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसने पाँव भी जूती की कैद से आज़ाद कर दिए और यूं नंगे पाँव सब्ज़े की नरमी ने अजब सुकून मुहैया किया था। वो खुद में इतनी मगन थी कि किसी और का आना महसूस ही न कर सकी। तुम इतनी सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रही हो? एकदम आने वाली आवाज से वो डर गई। उसने जल्दी से पीछे देखा। तौबा है बचिया, डरा दिया मुझे। मैं न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसने सर झटकते हुए खुद को तसल्ली दिलाई। वही तो पूछ रही हूँ, किन ख्यालों में खोई हुई हो कि इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं। वो भी उसके साथ हम कदम हो गई। कुछ खास नहीं, बस माहौल की आज़ादी महसूस कर रही थी। हॉस्टल में रहकर ये नज़ारे देखने को नहीं मिलते, सो अब इन फुर्सत के लम्हात में सब कुछ महसूस कर लेना चाहती हूँ। वो अब भी पुरशौक निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी। अजीब पागल हो तुम, जिंदगी के कई साल इन्हीं दीवारों में गुजार दिए और अब भी हर बार उन्हें यूं पुरशौक निगाहों से देखती हो जैसे आंखें सैराब ना होती हों। हवेली की महदूद दुनिया से निकलना एक ख्वाब से कम नहीं, लेकिन तुम ना जाने क्यों हवेली के असर से नहीं निकलती। तुम्हारी आंखें ना जाने क्यों इसकी दीवारों से लिपट लिपट जाती हैं। वो दोनों बिल्कुल अलग शख्सियत की मालिक थी, बल्कि यूं कह लो एक मशरिक थी और दूसरी मगरिब थी। बजिया अब वक्त की रफ्तार के साथ बह जाती हैं, जबकि मुझे तंदो तेज आंधी भी अपने मुकाम से हटा नहीं सकती। आप हर रंग में रंग जाती हैं, जबकि मैं एक जगह ठहरी खुद को जंग लगा लेती हूँ। आप बहती तेज हवा, जबकि मैं एक पुराने बूढ़े पेड़ की मानिंद अपनी जड़ों में खुश रहने वाली हूँ। ये तुम ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखने लगी हो? वो शायद कुछ और भी कहती, लेकिन बजिया की हैरानी ने उसके अल्फाज खामोश करा दिए थे। ये बातें कहाँ मुश्किल हैं, मैंने तो बस आपका और अपना मुआजना किया है। वो बजिया की हैरानी पे उलझी थी। कलसूम, ये रंगों में रंगना और जंग लगा लेना, बहती हवाओं की बातें और फिर बूढ़ा पेड़ बन जाना आम बातें नहीं हैं। ये मुआजना ज़रूर होगा, लेकिन अल्फाज तुम्हारे नहीं हैं। हमने ज़िंदगी के कई साल इकट्ठे गुजारे हैं, एक दूसरे की जुम्बश से मुतवक्का हरकत का अंदाज़ा लगा लेती हैं। सो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम में बहुत बदलाव आ रहा है। वैसे तो मुझे यकीन है कि मुझसे ज़्यादा तुम अपनी जड़ों से जुड़ी हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे बदलते रंग खौफ में मुब्तला कर देते हैं कि कहीं किसी कमज़ोर घड़ी में तुम किसी और का रंग ना ओढ़ दो। वो उसके साथ चलते हुए आहिस्तगी से अपने अंदेशों के मुतल्लिक आगाह कर रही थी। बजिया, आप खुद तो अंदेशों से दामिन उलझा बैठी हैं, मुझे ख्वामखा डराने की कोशिश कर रही हैं। उसने पुरएतमाद निगाहों से उनकी जानिब देखा, और ये उस वक्त ज़रूर था, वरना उसके अल्फाज किसकी ज़ुबान का शाखसाना थे, ये जानने में बजिया को ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। वो बहुत आसानी से तस्लीम कर गई थी। मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी है, तुम भी आ जाओ, नाश्ता करते हैं। वो उसको कहती वापस हवेली की जानिब बढ़ गई तो उसने सुकून का सांस खारिज किया। बीजान, नाश्ते में क्या मिलेगा? वो बाग से आकर बीजान के पास बैठ गई। आज मेरे सब बच्चे घर हैं तो मैंने बाजरे की रोटियां पकवाई हैं। उन्होंने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा। वाह बीजान, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, और वैसे भी हॉस्टल में रहकर आपके पकवान बहुत याद आते हैं। वो वहीं उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। मुझे ना सुनाओ अपने हॉस्टल की बातें, मैं वैसे ही बड़ी परेशान रहती हूँ। मुझे तो तुम दोनों हद दर्जा कमज़ोर लग रही हो, और रंग भी यूं जैसे पीला हो गया हो। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए बालों का रूखापन महसूस किया।
गुल, मुझे जरा तेल तो पकड़ाओ और बाहर से इस दूसरी मलका को भी भेजो। आज मैं इनसे हॉस्टल का फीकापन तो उतारूं। वो अपनी फार्म में आ चुकी थी। बीजान, नाश्ता तो कर लेने दे, उसने दहाई देने की कोशिश की। शीमा पकवा रही है, तब तक खामोशी से बैठी रहो। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी थी। बीजान, भाभी अकेली काम कर रही हैं, मैं उनकी मदद करा देती हूँ। उसने बचने की एक और कोशिश की। फिक्र ना करो, तुम दोनों के लिए ढेरों काम रखे हुए हैं। उसकी चली थी, सो खामोशी में ही आफियत समझी। इसी असना में कलसूम भी वहीं आ गई। सारा दिन इधर ही रहती है। उसने बीजान के आसपास घूमती गुल को देखा। हाँ, माँ बेचारी बीमार है तो तब तक उसने गुल को भेज रखा है। बड़ी मासूम और मेहनती लड़की है। उन्होंने गुल की तारीफ की और ऐसा बहुत कम होता था। उन्हें कम ही किसी मुलाजिम का साथ पसंद आता था। रुकैया, तुम कान खोल कर सुन लो, खुद को थोड़ा सा बना संवार लो। वैसे तो माशाल्लाह तुम दोनों चांद का टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी थोड़ी तवज्जो दे लो। हजूर के कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उन्होंने मुझे खास ताकीद की थी। उन्होंने मध्यम लहजे में उसको कहा। क्या मतलब बीजान? अब्बा जान के मेहमानों का मुझसे क्या ताल्लुक? उसने नासमझी से उन्हें देखा। जितना कहा है ना, उतने पे अमल करो, उन्होंने सख्ती से टोका। रुकैया ने उन आँखों से कलसूम की जानिब देखा, जैसे मामला समझने की कोशिश की जा रही हो, जबकि उसने भी इनकार में कंधे उचका दिए। तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, उसे कुछ मालूम नहीं जिससे पूछ रही हो। उन्होंने उनकी चोरी पकड़ ली, सो मजीद छुपाने से बेहतर बताना लगा। बीजान, रिश्ता अभी से? मेरे पेपर तो हो लेने दे, उसने एहतजाज किया। तुमसे मशवरा नहीं लिया, खामोश रहो, उन्होंने उसे सख्ती से टोक दिया। लेकिन उसकी खामोशी इकरार बिल्कुल नहीं था। उसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खुला। इन दोनों की निगाहें बैक वक्त थी। मुजतबा ने परेशान निगाहों से उनकी जानिब देखा, क्योंकि वहाँ निगाहों के साथ साथ मुस्कुराहट भी साकत हुई थी। हाल के मरकजी दरवाजे में मुख्तार अहमद अपनी अजली बेनियाज मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। मुजतबा ने कुछ देर पहले वाली शुगुफ्तगी को उड़न-छू होते देखा, लेकिन खुद को माहौल के तनाव का शिकार होने से रोकने के लिए मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आपने तो अचानक आकर हैरान कर दिया, वो उनसे बगलगीर होते हुए बोला। हमारा दिल आपसे उदास था तो मिलने चले आए, वैसे भी हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है। उन्होंने किन आँखों से हाल के दूसरे कोने पे खड़ी रुकैया जुबैर अहमद को देखते हुए बात मुकम्मल की। उन्होंने आंखों की जुबानी दिया गया पैगाम वाज़िया पढ़ा, सो सलाम दुआ करते हुए इंतजामात का कहती किचन की जानिब चली आई। उनके वजूद में शदीद किस्म की बेचैनी पारे की मानिद दौड़ने लगी थी। मुख्तार अहमद का वजूद हमेशा उनके लिए एक आजमाइश रहा था। उनके नज़दीक मुख्तार अहमद एक ऐसे शख्स थे जो सांस भी सोच समझ के लेते थे। उनके हर इकदाम के पीछे कोई ना कोई सोच और मकसद कार फरमा होता था। वो मुलाजमा से लवाजमात तैयार करवाते हुए इसी सोच में गुम थी कि इस बार की आमद क्या मकासद लिए हुए है, वो इस बार क्या सोच कर आए हैं। ये ख्याल रुकैया जुबैर अहमद की सोच को प्रागंदा किए हुए था। मुजतबा, हमने सुना आप अपने ननियाल गए थे, कैसे हैं सब वहाँ? एक अरसा हो गया हमारा चक्कर नहीं लगा। उनका लहजा कुछ जताता हुआ था, जो वहाँ से सब ने महसूस किया। जी दादा जान, सब ठीक हैं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ना जाने क्यों उनका ये अंदाज उसे पसंद नहीं आया था। इस घर में उनका मुखबर कौन है? सबसे पहले तो मैं उसे गोली मारूंगी। मुख्तार अहमद की बात पे उन्हें शदीद तैश आया और खुद कलामी करते हुए वो ये भी भूल गई कि मुलाजमा उनके बगल में खड़ी है। दादा जान, अब की बार कुछ दिन रुक जाइए, बहुत अरसा हो गया हमने इकट्ठे वक्त नहीं गुजारा, उसने मोहब्बत से उनका हाथ थामते हुए कहा था। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना, मैं भी यही सोच रहा था, उसका हल भी ढूंढ चुका हूँ। उन्होंने अपने हाथ पे रखे उसके हाथ पे थपकी देते हुए कहा।
زبیر احمد، اس ہفتے کے آخر میں عرس آ رہا ہے، تم آؤ یا نہیں، لیکن مجتبیٰ مجھے لازمی وہاں چاہیے اور یہ میرا حکم ہے۔ ان کا لہجہ ایک دم بدلا تھا اور لہجے کی سختی وہاں بیٹھے سبھی افراد نے محسوس کی تھی۔ ابا جان، اس کی یونیورسٹی، زبیر احمد، جس زمین پہ تم کھڑے ہو یہ ہماری دی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی یہ بات تم بھول جاتے ہو۔ بات کے اختتام تک لہجے کی سنگینی ختم ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں بالکل ساکت کھڑی تھی۔ انہیں جس بات کا خوف تھا وہ ہو چکی تھی۔ ان کی چھٹی حس انہیں پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی کہ اس بار معاملہ کوئی اور ہے۔ انہیں زبیر احمد کی خاموشی زہر لگنے لگی تھی۔ مجتبیٰ، اپنی مٹی کی روایات اپنے باپ سے پوچھ لینا، اور اگر یہ بھول چکا ہو تو ہمارے پاس چلے آنا۔ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کے طریقے سے خوب واقف ہیں۔ ان کی ہر بات چپتا ہوا نشتر تھا جو رقیہ بیگم کے سینے کے آر پار ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، سب کچھ تیار ہے۔ وہ اپنے خیالات میں گم کھڑی تھی کہ ملازمہ کی آواز نے چونکا دیا۔ تم یہ سب کچھ دے کر مجھ سے میرے کمرے میں آ کر ملو۔ انہوں نے دوبارہ ہال میں جانا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انہیں ایک عرصے سے یہ گمان تھا کہ اس گھر کی خبریں پیر شاہ تک پہنچتی ہیں، لیکن کیسے یہ معلوم نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا، سو انہوں نے اپنے گمان کا سدباب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے صبیحہ کمرے میں آئی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ مؤدب سی کھڑی تھی۔ صبیحہ، تم جانتی ہو میں تم پہ بے تحاشا یقین کرتی ہوں۔ اس گھر میں کچھ بھی تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، آپ نے کبھی ہمیں ملازم نہیں سمجھا، وہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہاں کی ساری خبریں پیر شاہ میں پہنچاتا ہے۔ تمہارا شک کس پہ جاتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ اسی طرح چلتے ہوئے صبیحہ سے مخاطب تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے تو سب ملازموں کو آپ کا وفادار پایا ہے، سب آپ کے حسن سلوک کے معترف ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس گھر کا کوئی ملازم ایسا کام کر سکتا ہے۔ صبیحہ کا جواب ان کے خیالات کی مکمل تردید کر رہا تھا۔ اچھا، یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن اب سے تم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ کوئی بھی خلاف توقع چیز محسوس ہو تو مجھے آ کر بتانا ہے۔ وہ اس حد تک پشیمان تھی کہ ایک ملازمہ پہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شام اپنی نازک اداؤں پہ اتراتے ہوئے زمین سے مل رہی تھی۔ پرندے مشقت رزق سے آزاد ہوتے ہوئے واپسی کا ارادہ باندھ چکے تھے۔ افق کے کناروں پہ ذرہ برابر ٹکا نارنجی رنگ مٹنے کے قریب تھا، اور اگر کوئی غور سے دیکھتا تو مشرق کی جانب ایک بہت مدھم تارہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ مغرب کی اذان فضا میں گونج رہی تھی۔ نور بی بی اپنے تخت پہ بیٹھی آخری چاند رہ جانے والی عورتوں سے محض گفتگو تھی۔ نور العین کتنی ہی دیر ان کے عقب میں بیٹھی رہی۔ آج اس کو یہاں بھی سکون نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہاں سے اٹھتے ہوئے عقبی باغ کا چکر لگانے لگی۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ باغ کے مرجھائے ہوئے پھول اور پودے نئی زندگی لے رہے ہیں۔ پھولوں کی ڈال پہ نئی کونپلیں زندگی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو بے تحاشا خوشی کا آن گھیرا۔ اسے کچھ دن پہلے یہاں آنے والا شخص یاد آیا جس کی آمد نے اس مرجھائے گلشن کو دوبارہ آباد کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ایک کونپل کو چھو کر محسوس کرے۔ نور بی بی، شام ہو رہی ہے۔ بی جان کو شام میں آپ کا باہر رہنا پسند نہیں، اس لیے اندر آ جائیے۔ گل نے اس کے پاس آ کر آہستگی سے کہا۔ گل، ادھر آؤ، یہ دیکھو۔ وہ خوشی سے گل کو کھینچ کر گلاب کے پاس لے آئی۔ یہ پودا چند دن پہلے ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن اب دیکھو اس پہ بہار آ گئی ہے، بلکہ ہر پودے اور درخت پہ رونق امڑ آئی ہے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی اور اس کی چہکتی آواز گل کو خوشی دے رہی تھی۔ اس نے اس معصوم پری کے خوش رہنے کی دل سے دعا مانگی۔ اس دن زیگم صاحب آئے تھے نا؟
یہ ان کے علم کا کمال ہے۔ گل نے اپنی طرف سے ایک راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ ہاں گل، یہ اسی شخص کے ہاتھوں کا کمال ہے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے۔ کمال ہوتا تو اسے ظاہر ہونے میں کچھ دن لگتے، یہ تو جادو ہے جو پلک جھپکنے میں پتے پتے پہ سحر پھونک گیا۔ وہ اس سے حد درجہ متاثر ہو گئی تھی۔ اچھا، سب باتیں چھوڑیں اور اندر چلیں، آپ بی جان سے مجھے بھی ڈانٹ پڑوائیں گی۔ اس نے دوبارہ اس کی توجہ گہرے ہوتے اندھیرے کی جانب کروائی تھی۔ ہاں چلو، وہ خوشی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اسے شاید کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتی ہوئی ہال میں آئی۔ اس کا رخ بی جان کے کمرے کی جانب تھا کہ اپنے خیالوں میں مگن چلتی ہوئی کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور اسی کشمکش میں مقابل کو دیکھ بھی نہیں پائی۔ ایک تو نظر نہیں آتی، اور جب کبھی مہارانی سے سامنا ہو جائے تب کوئی الٹا کام کرتے ہوئے ہی ملتی ہو۔ وہ اس ٹکراؤ سے شدید کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ بنا دیکھے آواز کی تلخی سے جان گئی کہ مقابل دنیا کا بیزار ترین بندہ کھڑا ہے۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آنکھوں کی جگہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ ودود بھائی، وہ پیشانی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں بول سکی۔ اپنی کم ہمتی پہ آنکھوں پہ آنسو چمکنے لگے۔ اسی پل ودود خاموش ہوا۔ اس کی نظر نوری کی پیشانی پہ چھائی سرخی اور ہلکی سی خون کی لکیر پہ ٹک گئی۔ اسے چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں کہ ہوا کیا تھا۔ اس کی جیب میں بغیر کور کے پین رکھا تھا اور یہ یقیناً عجلت کے باعث ہوا تھا، لیکن یہ عجلت کافی مہنگی پڑ گئی۔ چند لمحے کی تشویش کے باعث اس نے شکر کیا کہ آنکھ بچ گئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا سارا غصہ اور بیزاری بھاپ بن کر اڑی تھی۔ وہ حیرانی سے مقابل کھڑے درشت انسان کا نرم لہجہ و انداز دیکھ رہی تھی۔ اس نے اکثر اس انسان کو غضبناک تیور کے ساتھ ہی دیکھا تھا، اور اب یوں ایک دم فکر مندی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے لیے یہ منظر نیا تھا۔ بی جان ٹھیک کہتی ہیں، یہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ اسے بٹھانے کے بعد ارد گرد دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ گل، جلدی سے میڈیسن کا باکس لاؤ۔ اسی اثنا میں اسے گل نظر آئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ سر میرا چکرا رہا ہے اور میڈیسن آپ لیں گے؟ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اسی دوران اسے پیشانی پہ شدید درد اور جلن محسوس ہونے لگی، تو اس نے ہاتھ ایک بار پھر اس جگہ رکھا، لیکن اب کی بار وہاں کچھ گیلا گیلا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو انگلیوں میں خون لگا تھا۔ ودود نے اسی پل سوچا کہ اب حویلی چیخوں سے گونجنے والی ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف مکمل سناٹا تھا۔ اتنی زیادہ نہیں لگی، میں ابھی خون صاف کر کے پائیوڈین لگا دوں گا، اس کے ساتھ درد کی دوا لے لینا تو بہت جلد آرام آ جائے گا۔ وہ اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ نہیں پائی، تبھی اسے سہارا دینے کے لیے بولنے لگا۔ یہ گل بھی نہ جانے کدھر رہ گئی ہے۔ اس نے دوبارہ نور العین کی طرف دیکھا تو وہاں خاموش آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس پل اسے محسوس ہوا کہ مقابل بیٹھی معصوم سی لڑکی کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ نوری، رو کیوں رہی ہو؟ زیادہ چوٹ نہیں ہے، ابھی بس چند منٹوں میں آرام آ جائے گا۔ وہ وہیں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے خاموش کروائے۔ یہ لے چھوٹے صاحب۔ اسی لمحے گل میڈیسن باکس لے آئی تو اس نے فوراً سے اسے کھولتے ہوئے مطلوبہ سامان نکالا اور اس کے آنسو برداشت کرتے ہوئے پیشانی سے رستے خون کو صاف کرنے لگا۔ نوری بی بی کو کیا ہوا؟ گل نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کیونکہ مقابل ایک آتش فشاں تھا جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا۔ تم سوال بہت کرتی ہو گل، نظر نہیں آ رہا اسے چوٹ لگی ہے؟ ہمیشہ کی طرح وہ کڑوا ہی بولا تھا۔ نور العین، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شیما بیگم آوازیں سن کر اس کی طرف آئی، لیکن سامنے کا منظر پریشان کن تھا۔ آپ لوگ عدالت کیوں نہیں لگا لیتے؟ ایک بار ہی پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ وہ یوں بار بار سب کے پوچھنے سے الجھن کا شکار ہوا تھا۔ انہیں اس کا جواب شدید ناگوار لگا۔ تبھی ان کی جانب سے دوبارہ کوئی سوال نہیں آیا۔ وہ بھی ان کی خاموشی محسوس کر گیا، تبھی آرام سے ساری وضاحت دی۔
मैंने जख्म साफ कर दिया है, अब उसका ध्यान रखिएगा और तुम दर्द की दवा जरूर ले लेना। वो मेडिसिन बॉक्स बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही शीमा बेगम उसके साथ बैठ गई और अब अपनी तसल्ली करने में मसरूफ थी। उनकी तशवीश ने उसे खुशी दी थी। वो मध्यम सा मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और उसी दौरान उसने एक वजूद कमरे में गायब होते देखा। उसकी मुस्कुराहट अचानक सिमटी थी क्योंकि वो जाने वाले को पहचान चुका था। उसने दोबारा पीछे बैठी नूरुल ऐन और माँ को देखा और तासुर से सर हिला दिया। अजीब पत्थर दिल लोग हैं। बीजान ठीक ही इसके मुतल्लिक फिक्रमंद रहती हैं। इसे महसूस भी नहीं हुआ कि वो इन चंद लम्हों में बीजान की कितनी ही बातों से मुत्तफिक हो चुका था। ये लाहौर का तकरीबन पोश इलाका था। वो सयाह रंग बड़े से गेट के सामने खड़े थे और अंदाज बता रहा था वजूद की गहराइयों में कुछ चल रहा है। उन्हें बेल बजाए काफी लम्हे गुजर गए कि अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कुछ सोचते हुए वापसी को कदम मोड़े के दरवाजे के पार से खटपट सुनाई दी। जी कौन? दरवाजा खोलने वाली एक नौजवान लड़की थी जो तफ्तीशी निगाहों से उन्हें देख रही थी। मुझे अफशीन से मिलना है, उन्होंने जल्दी से मुद्दा बयान किया। क्यों? अगले सवाल ने उन्हें बौखला दिया था। अब वो सोच रहे थे कि उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें यूनिवर्सिटी में ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन पशेमानी ने सुकून लेने नहीं दिया। उस लड़की के तासुरात और जांचती निगाहों से उन्हें कोफत महसूस हो रही थी। बोलोगे या दरवाजा बंद करूं? उस लड़की के तासुरात और अल्फाज दोनों से वो खुद को कुटहरे में खड़ा महसूस कर रहे थे। मैं अफशीन का कोलीग हूँ और एक जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आप इनसे कहिए हाजिम शफीक आए हैं, यकीनन आपकी तशफ़ी हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और निगाहों का जाविया फेर लिया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया था। वो जांचती निगाहों से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगी। उस लड़की को गए चंद ही लम्हे हुए थे कि दोबारा दरवाजा खोला गया और इस बार वहां अफशीन ही खड़ी थी। उसकी आंखों से हैरानी वाज़िया हो रही थी। आप यहाँ? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है। वो हद दर्जा खुश हो रही थी और उसकी खुशी उन्हें चंद लम्हे पहले शिकार होने वाली शर्मिंदगी से निकाल रही थी। तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई तो मैं यहाँ आ गया, उन्होंने वजाहत दी। आप अंदर आइए प्लीज। वो उसकी मायत में ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। एक नजर देखने से ही अंदाजा होता था कि मकीन खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन आप चाय लेंगे। उसके इतने पुरयकीन लहजे में उन्हें हैरत नहीं हुई क्योंकि उनको जानने वाले ये जानते थे कि उन्हें चाय बहुत पसंद थी। अफशीन, मैं उस दिन के लिए तुमसे माजरत करने आया था। वो जिस बात के लिए आए थे उन्होंने आगाज किया। आगाज? आप पुरानी बात को छोड़े, मैं भूल चुकी हूँ। सो आप भी बेफिक्र हो जाएं। अफशीन का मिजाज हर दर्जा खुशगवार महसूस हो रहा था। ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम भूल गई हो, लेकिन मैं वजाहत देना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने एक बार फिर बात शुरू करना चाही। मैंने कहा ना, रहने दीजिए। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी, सो उन्हें भी बात को तूल देना अच्छा नहीं लगा। उन्हें बातें करते कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि वही लड़की लवाजमा से सजी ट्रे लिए वहां चली आई। उसके मजाज अब भी खुशगवार महसूस नहीं हो रहे थे, सो उन्होंने भी तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। ये नौशीन है, ये मेरी छोटी बहन। अफशीन ने रस्मी तारुफ करवाया, सो उन्होंने भी जवाबन सर हिला दिया। वैसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो। आपने कहा था कि आपकी एक ही बहन है, तो दूसरी लड़की साथ कौन थी? वो कहने को बात खत्म कर चुकी थी, लेकिन दूसरी लड़की के अंदाजो तेवर उसे भूल रहे थे और ना चाहते हुए भी उसका पूछ बैठी थी। तुम शायद इज्जत का पूछ रही हो। जी, उसने मुकाबिल के चेहरे के बदलते तासुरात वाज़िया महसूस किए थे। हम लोग बचपन से साथ हैं, दीवारें एक होने के साथ दिल भी एक है। मेरी अम्मी और खाला के दरमियान बहनों जैसा प्यार है। उन्होंने चाय का कप मेज पे वापस रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा? उसकी अच्छा में अब भी कई सवाल छुपे थे, लेकिन उसने वो सब किसी और वक्त के लिए उठा रखे थे। वैसे मैं ये पूछना तो भूल गया कि आज की गैर हाजिरी किस वजह से थी। वो मुद्दे की बात पे आए। वो जो यहाँ बस चंद लम्हे रुकने आए थे, लफ्जों की रवानी में बह गए। अफशीन के कहकों ने वक्त को
को पर लगा दिए थे। मामा, ये सब तैयारियां किस लिए हैं? वो मुंदी मुंदी आंखें खोले हैरानी से उन्हें देख रही थी। सरप्राइज! उन्होंने उसकी हैरानी का भरपूर मजा लिया। अब आप मुझे तंग कर रही हैं। वो उनके बिस्तर पर दराज हो गई। ये क्या, तुम्हारा फिर सोने का इरादा है? उसकी सुस्ती उन्हें एक आंख नहीं भाई थी। आपको यूं फ्रेश देखकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई और अब सुकून की नींद सोने का दिल कर रहा है। उसने उनकी घूरती आंखों से बचने के लिए तकिया चेहरे पे रख दिया। फौरन से पहले उठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने उसके हाथ से तकिया छीना। मामा, जब आपको डांटना नहीं आता तो क्यों कोशिश करती हैं? वो अब बैठ चुकी थी, लेकिन मुस्कुराहट उसके लबों के गोशे से चिमटी हुई थी। लामिया, बहुत तंग करने लगी हो। उसे उसके हाल पे छोड़ते हुए दोबारा से अपने काम की जानी मुतवज्जा हो गई। अच्छा, मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन पहले बताइए कि ये सब तैयारी किस लिए है? वो उनके साथ आ खड़ी हुई, लेकिन अपनी बात पे कायम थी। तुम भी कोई बात सरप्राइज नहीं रहने देती। इब्राहिम फैमिली ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और उन्होंने तुमसे छुपाना था, लेकिन मजाल है तुमसे कोई चीज छुपी रह जाए। आप जानती है ना, मुझसे तजस्सुस बर्दाश्त नहीं होते। उसने उनके कंधे पे चेहरा रखते हुए दोनों बाजुओं से उन्हें घेर लिया। अब ये भी बता दीजिए कि हम जाएंगे कहाँ? ये मक्खन लगाना बंद करो और फिशिंग का सामान स्टोर रूम से निकालो। वो उसके बाजू पीछे हटाते हुए बोली। क्या वाकई आपने कहा फिशिंग का सामान? मतलब हम साहिल पे जा रहे हैं? वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। समंदर उसकी कमजोरी था। उसके इख्तियार में होता तो वो कुछ मखसूस वक्त पानी में पांव लटकाए बैठी रहती, साहिल किनारे बाहें खोले हवा संग बहती रहती। अब उतने अरसे बाद इन सब के इकट्ठे जाने की बात ने उसे शदीद खुशी दी थी। आप बस देखती जाएं, जब तक आप कपड़े वगैरह रखेंगी तब तक मैं सारी तैयारी कर लूंगी। वो अजलत में कमरे से बाहर निकल गई। समंदर की बात पे कैसे उसकी आंखें खिल गई थी। वो उसकी खुशी को महसूस कर रही थी। शाम हवेली के चौबारों पे दस्तक दे रही थी। बीजान मगरिब पढ़ने के लिए कमरे में जा चुकी थी और गुल उनका सामान समेटते हुए अकबी बाग का दरवाजा बंद कर चुकी थी। हवेली में मुकम्मल सकूत तारी था। कोई चहल पहल नहीं थी। इसी लम्हे मर्दाना मजलिस के दरवाजे पे दस्तक हुई, जो काफी गूंज रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो इजाजत मिलने पे अंदर दाखिल हो गई और अब सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। अहमद अली चट्टा ने नाकदाना निगाहों से आने वाले को देखा। मुकाबिल खड़ा इंसान कभी यूं चलकर उनके पास नहीं आया था। यकीनन इस बार कुछ खास था। क्या बात है? इस तरह आना बेसबब तो नहीं होगा। वो हाथ में पकड़ी फाइल एक तरफ रख चुके थे, क्योंकि आने वाले के चेहरे पे लिखा था उसे सुना जाए। आपसे जरूरी बात करनी थी। तमहीद बांधी गई। हवेली के मामलात के लिए नोट बैग मौजूद है। फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पेश क्यों आई? उनके लहजे में हैरानी पिन्हा थी। जो बात मैं करने आई हूँ इसका फैसला आपके इख्तियार में है। वो धीमे लहजे में बोल रही थी, जैसे आवाज को चार दीवारी तक मुहित रखना मकसूद हो। मैं सुन रहा हूँ। उसके अंदाज में कुछ तो ऐसा था जिसने उनकी तवज्जो खींच ली थी। मुकाबिल के लबों की कैद से लफ्ज आजाद हो रहे थे। उनके चेहरे पे तनाव की झलक वाजिया होती जा रही थी। वो आहिस्तगी से बोलते हुए चंद लम्हों में अपनी बात खत्म कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक गंभीर खामोशी ओढ़ ली। वो मुंतजिर निगाहों से खड़ी थी और अब ना जाने क्यों दिल में एक डर जाग रहा था। कुछ लम्हों बाद उन्होंने पहलू में रखी फाइल उठाई और उसे हाथ के इशारे से जाने का कह दिया। उस इशारे के बाद उसने लम्हा नहीं लगाया और वहां से निकल गई। मर्दाना मजलिस के बाहर खड़े होकर उसने दिल की धड़कनों को काबू किया और इर्द गिर्द देखा कि किसने उसे यहाँ आते देखा तो नहीं। उसने मुकम्मल इत्मीनान किया और फौरन वहां से निकल गई कि उसका किसी की नजर में आना मुश्किल पैदा कर सकता था। हॉल में पहुंचकर उसने फातहाना निगाहों से बीजान के कमरे की तरफ देखा और जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो अपना वार कर आई थी। इतने सालों बाद उसने कुछ करने की ठानी थी और अब हर हाल में किस्मत को उसका साथ देना था। मौसम इंतहाई खुशगवार था। ठंडी हवा ने गर्मी की तपश को कम कर दिया। फलक पे बादल भी हवा संग तैरते हुए महसूस हो रहे थे।
छोटे से सहन में मौसम की खुशगवारी महसूस नहीं कर पा रही थी, सो हाथ में किताब लिए छत पे चली आई। छत पे आके उसने नागवार निगाहों से इर्द गिर्द बने कबूतर बाजों के शौक को देखा, जिसके बाइस हवा इन छोटे मकानों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन जलने कड़हने में वक्त जाया करना दानिशमंदी नहीं थी। वो खुद में मगन थी, किताब पे नजरें टकाए छोटे छोटे कदम उठाती चक्कर लगाने में मसरूफ थी। कभी दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती और कभी फिर से चलने लगती। हवा के दोष पे उठते बाल उसकी आंखों को तंग करने लगे तो उसने बेजार होते हुए खुले बालों को कैद कर लिया और इसी दौरान उसे किसी की निगाहों का इर्तकाज महसूस हुआ। उसने फौरन से पेशतर इर्द गिर्द देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वो चलते चलते सीढ़ियों के करीब आई और दूसरी तरफ से देखने लगी। उसे किन्जा की तलाश थी, लेकिन सहन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने पास रखा छोटा सा पत्थर उठाया और सहन में फेंक दिया, लेकिन कई लम्हों बाद कोई हलचल नहीं थी। ये सारे कहाँ चले गए, उसे तशवीश हुई थी। उसने अब की बार 2-3 पत्थर उठाए और इकट्ठे ही सहन में फेंक दिए। अब की बार भी कोई जुम्बश ना हुई तो उसे सख्त मायूसी हुई। उसका एक एक लम्हा किन्जा के बिना अधूरा था। कजा के ऐसे मौसम का मजा अकेले लेना उसका खुशगवार मूड लम्हे में खराब हो गया था। उसने नीचे जाने के लिए पहले सीढ़ी पे कदम रखा, लेकिन लम्हे में वापस उठा लिया। नहीं इज्जत, ये ठीक नहीं है। उसके दिमाग ने लम्हे से पहले उसे मना किया। दिमाग की मानते हुए उसने दोबारा नीचे जाने के लिए कदम उठा लिया। एक बार देखने में क्या हर्ज है। दिल ने भी झट से तावील दी तो उसने फौरन पाँव वापस कर लिया। उसने आहिस्तगी से छोटी सी दीवार पार की और छोटे छोटे कदम उठाती सामने नजर आते कमरे की तरफ बढ़ने लगी। चंद लम्हों में वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलना चाहा। इज्जत, ये शरीफों वाले काम नहीं। दिमाग ने एक बार फिर से कोशिश की। उसने अपना बड़ा हाथ वापस किया और कदम पीछे को मोड़ लिए। वो कौन सा बड़े महान काम कर रहे हैं। दिल ने फट से उसकी हमायत की। श्श, दोनों चुप करो, मैं खुद ही सोच लूंगी कि क्या करना है। उसका तरीका ऐसा था जैसे सामने कोई 2 छोटे बच्चे खड़े हों। उसने आंखें बंद करते हुए चंद लम्हे न जाने क्या सोचा कि आंखें खोलते ही उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया और आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ आई। यह कमरा उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वो कई बार इस कमरे में आ चुकी थी। इस कमरे में रखी कई चीजें वो इस्तेमाल कर चुकी थी। दरवाजा खोलते ही दाएं जानिब मेज पे कंप्यूटर रखा था। उसे मालूम था ये कंप्यूटर उन्होंने अपने दौरे तालब इल्मी में पैसे जोड़ कर लिया और इसी सबब लैपटॉप होने के बावजूद वो अपनी जगह पे कायम था। उसे मालूम था वो अपनी पुरानी चीज़ों को वक्त के बहाव पे बहने नहीं देते थे। मेज के साथ एक अलमारी जिसमें किताबें थी और यहाँ रखी कई किताबें वो पढ़ चुकी थी। उसने सारे कमरे में एक तायराना निगाह डाली। अपने इस तरह यहाँ आने का उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। एक आखिरी कोशिश के तौर पे उसने किताबों की अलमारी देखनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें किताबों से मोहब्बत थी और इनको जानने वाले उन्हें किताबों का तोहफा ही देते थे। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उसके दिमाग में एक बार फिर से सवाल मचलने लगे। ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए। दिलो दिमाग आखिर एक बात पे मुत्तफिक हुए तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो मुड़ने ही वाली थी कि निगाहों ने कुछ अलग सा महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर वो किताब निकाल ली और हैरान रह गई। सर वर्क पे परवीन शाकर लिखा था। वो शायरी से शुगफ नहीं रखती थी और उसे ये भी मालूम था कि इन किताबों के मालिक को भी कोई खास पसंद नहीं है, यानी ये नया शौक है। उसने बुलंद आवाज से तबसरा किया। उसने पहला सफ़ा खोला तो चौंक गई। ये तोहफा था और शायद वो ही चीज जो वो ढूंढ रही थी। गुलाब का मकसद खुशबू बांटना होता है, लेकिन दुनिया का कोई गुलाब ऐसा नहीं जो सालों तक खुशबू तकसीम करता रहे। आपके हाथ में मौजूद किताब को लिखने वाली खुशबू की शायरा है और मुझे यकीन है ये जब तक आपके पास रहेगी खुशबू बखेरती रहेगी। किताब के पहले सफ़े पे लिखा इंतसाब उसे जी जान से चौंका गया। किताब का एक सफ़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब उसका मुतालिया जारी था।
اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صفحہ کھولا اور سامنے نظر آتے الفاظ کو پڑھنے لگی۔ دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کرتے، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کرتے، قبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا کرن کا پیار مجھے آفتاب کرتے۔ جنون پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ انا پرست ہے اتنا کہ بعد سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا۔ سکوتے شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ، ساتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا۔ اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پہم سخن وری میں مجھے آفتاب کر دے گا۔ میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا۔ غزل ختم ہو چکی تھی لیکن وہ کتنی دیر ساکت کھڑی رہی۔ شاعری اس قدر لطیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور واپس ریک میں رکھ دی۔ جو وہ ڈھونڈنے آئی اسے مل گیا تھا۔ یہ چوری چھپے جو کارنامے ہو رہے ہیں نا، ایک بار میمونہ خالہ کو پتہ چل گیا تو حقیقت میں لاجواب ہو جائیں گے۔ اس نے دل کی بھڑاس اونچی آواز میں نکالی اور پاؤں پٹکتی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابے وہ مڑتے ہی کسی سے ٹکرائی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ تو اس وقت اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے جان نکلنے والی تھی۔ جتنے خوفناک باتیں اس نے سن رکھی تھی وہ سب ایک لمحے میں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے اپنے بہت قریب آواز سنی اور اسی پل اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے ڈرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں؟ مشکل مرحلہ تو اب آیا تھا۔ میں وہ کتاب لینے آئی تھی۔ اسے فوراً سے یہ بہانہ ہی سوجا تھا، سو اس نے فٹ سے بول دیا۔ اس کے جواب نے مقابل کو خاموش کر دیا تو وہ سمجھی بہانہ کام کر گیا۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے جانا چاہیے۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور انداز ایسا کہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ اس نے ایک طرف ہو کر نکلنا چاہا تھا، وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی کہ انہوں نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ وہ اس آفت کے لیے کب تیار تھی؟ اس نے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک وحشت رقم تھی۔ اس نے ایسی آنکھیں کب دیکھی تھی؟ ایسے تیور اس کے لیے کب آشنا تھے؟ اپنے وجود پہ صنف مخالف کی ایسی سختی اس نے کب برداشت کی تھی؟ حازم بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے وہ ڈری تھی لیکن اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے ڈر کو بھگایا اور انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں جتنی شدت سے پیچھے دھکیلا انہوں نے اتنی ہی شدت سے اس کے کندھوں پہ گرفت مضبوط کی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ان کے اس انداز پہ وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے خود تمہیں دیوار پار کرتے دیکھا تھا۔ یہاں جو سب تم کر رہی تھی وہ سب میں دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہو؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ ان کے الفاظ نے اسے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسے سب کرتا دیکھ رہے تھے لیکن کیسے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو اس معاملے پہ غور کرتی، اور اب بھی تو اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں کہ اس پہ یوں اسے جھنجھوڑ دیا جائے۔ حازم بھائی مجھے چھوڑیے۔ اس نے ایک بار پھر ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ عزت تم کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بار بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی ہو؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ میں پرانے رشتے بھول کر نئے زاویوں سے سوچنے لگوں؟ انہوں نے بات کا اختتام کرتے ہوئے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، یہ سب اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے نا، اسی کی وجہ سے آپ اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ان کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ بری طرح سے چیخنے لگی تھی۔ عزت میری بات سنو۔ وہ ایک بار پھر اسے پکڑنے کو آگے بڑھے لیکن اس بار وہ انجان نہیں تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی اور الماری سے وہی کتاب دوبارہ نکال لی۔ اس کا پہلا صفحہ کھولتے ہوئے ان کے سامنے لہرایا اور وہ جو اسے روکنے کو آگے بڑھ رہے تھے وہیں تھم گئے۔ یہ
ऐसी बातें कौन किसी को बिला वजह कहता है? उसे आपके इर्द गिर्द खुशबू बखेरने की इतनी चाह क्यों है? लेकिन अब मैं ये सब खाला को दिखाऊंगी। आप ये सब अब ज्यादा नहीं छुपा सकते। वो किसी तरह उनके काबू में नहीं आ रही थी, सो उन्होंने कोशिश तर्क कर दी। यहाँ से जाओ, उन्होंने रास्ता देते हुए उसे वहां से जाने को कहा। उनके यूं एकदम पुरसुकून होने पे वो खामोश हो गई। अभी कुछ देर पहले तो इतना जारहाना अंदाज अपनाए हुए थे, फिर एकदम क्या हुआ? यकीनन मेरी धमकी से डर गए हैं। उसने जांचती निगाहों से उन्हें देखते हुए दिल ही दिल में सोचा, बस करूं या और धमकियां दूं? अगला सवाल भी फट से दिमाग में आया। देखिए हाज़म भाई, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। खाला को पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप उससे दूर रहें। वो रवानी से बोलती हुई उनके करीब चली आई। खामोश, चुप कर दो, कोई लड़की नहीं है। तुम क्यों सब कुछ खुद से फर्ज किए बैठी हो? मुझसे तो पूछो मैं क्या चाहता हूँ। अब की बार उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला था। एक बार फिर उसके चेहरे से खौफ छलकने लगा था। उन्होंने फौरन से हाथ हटाए और उससे कुछ फासले पे खड़े हो गए। जाओ यहाँ से। वो अजीब कैफियत का शिकार थे। उसकी आंखों में इतने सवाल थे कि वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, और अगर वो मजीद कुछ लम्हे यहाँ रुकती तो शाम का मदहोश अंधेरा उनके वजूद को अपनी लपेट में ले लेता। इससे पहले कि वो कोई इंतहाई कदम उठाते, यहाँ उसके नाजुक वजूद पे अपनी मोहब्बत की इंतहा आश्कार करते, उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने एक भरपूर निगाह उस पे डाली और दिल में मचलते जज्बात पे ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने सुन रखा था कि मोहब्बत किसी अनारी से हो तो जान का अजाब होती है, और आज ये अजाब उनके वजूद पे नाजिल था। उनके दिल पे किसी रानी की तरह वो आन बैठी थी, जो मोहब्बत के मीम से भी नावाकिफ थी। वो उससे इजहार की तवक्का कर रहे थे, जिसने इश्क का पाठ पढ़ा ही नहीं था। ओपेरा हाउस पे इस वक्त कदम रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था सारा सिडनी रात के पुरफसूल लम्हे यहाँ ही गुजारना चाहता था। लाइट शो अपने देखने वालों को सहरज़दा कर रहा था, और हर लम्हे उसकी दाद के लिए कई पुरजोश आवाज़ें बुलंद होती, जो कुछ फासले पे बहते दरिया के शोर को भी मद्धम कर देती थी। हर कोई अपने आप में गुम था, और इन लम्हों के फसू से महरूम होने को कोई गुनाह तसव्वुर किए हुए था। वो वहाँ मौजूद होते हुए भी इस हजूम का हिस्सा नहीं लग रहा था। इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की मौजूदगी भी उसके वजूद में फैली तन्हाइयों को ख़त्म नहीं कर पाई थी। जिस लाइट शो को देखने एक दुनिया आती थी, वो ज़रा भी उसके दिल को नहीं भाया था। उसने अपनी तवज्जो कहीं और मबजूल करने की सारी कोशिशें तर्क कर दी। दरिया की तरफ रश कम था, सो वो वहीं चला आया था। तुम इधर आ जाती और हम इधर ढूंढती। वो बिना देखे जान गया कि आने वाला कौन था। उसे सबीन का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश सबीन की आमद ने बर्बाद कर दी थी। सबीन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, उसने बेमरवती की इंतहा पे जाते हुए ये अल्फाज कहे, और उसे खुद पे हैरत हुए वो ये कैसे कह सकता था। सब अकेला अकेला होता, मैं इधर अकेला और तुम इधर अकेला। मैं कब तुमसे चिमट के खड़ा, मैं इधर खड़ा। उसने अजलान के तीखे जावियों को जरा भी घास नहीं डाली थी। अजलान के चेहरे से उसकी बेबसी अयां हो रही थी। इस लड़की को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, खास तौर पे उसकी उल्टी सीधी बातें उसके सर पे दर्द का बायस बन जाती थी। तुमने यहाँ ही खड़ा होना है? उसने सबीन को वही इस्तदा देखकर पूछा। हाँ जी, सबीन ने बोलने के साथ साथ शिद्दत से सर हिलाया कि अजलान के लबों को मुस्कुराहट छू गई। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हम इंग्लिश में बात करेंगे। उसने सबसे पहले अपने सर दर्द का खात्मा जरूरी समझा था। वो बज़ाहिर चुलबुली सी नजर आने वाली लड़की जान गई कि मुकाबिल कुछ उलझनों से दामन उलझा बैठा है, और तन्हाई ऐसे मौके पे सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो जानती थी कि उसका वजूद कोई खास अहमियत नहीं रखता, लेकिन सामने खड़ा इंसान कई वजूहात की वजह से उसे बहुत अजीज था, सो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उसकी सारी शराइत बड़ी आसानी से मान गई। तुम उदास हो? उसने अगले ही लम्हे उसकी बात पे अमल दरामद किया तो अजलान ने सुकून का सांस लिया। अब उनके दरमियान
बात हो सकती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं, उसने शिद्दत से इनकार किया। तुम्हें पता है तुम झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर क्यों बिलावजह खुद को मुश्किल में डालते हो? सबीन ने आगे को झुकते हुए उसकी आंखों में देखा, जहां वाजिया उदासी रकम थी। मुझे ऐसी शोर शराबे वाली जगहें पसंद नहीं हैं। लोगों के जम्मे गफीर में मुझे अपना दम घुटता महसूस होता है, और यहाँ तुम देख रही हो लोग ऐसे पागलों की तरह चले आए हैं। मैं बहुत बेसुकून हो रहा हूँ। वो मुतवातर बोलता चला गया, शायद मुकाबिल का ध्यान हटाना चाहता था। तुम मुझे पागल समझते हो? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? उसने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। वहां एक नादीदा खामोशी की दीवार कायम हो गई थी। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये था कि वो कुछ सुनना भी नहीं चाहता था। वो अपने इर्द गिर्द बिखरी दुनिया की रंगीनियों को छोड़ बहते पानी के शोर को अजीज समझ रहा था। हाय, ये मोहब्बत के डसे हुए लोग। मेरी लामिया से कुछ देर पहले बात हुई है। वो ये बात शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेखुदी ने हाथ बांध दिए थे, और न जाने क्यों दिल में हल्की सी ठेस भी उठी थी। अच्छा, क्या बात हुई? लामिया की बात हो और वो लाताल्लुक रहे, यह मुमकिन नहीं था। उसकी एक नज़र को नज़रअंदाज ही नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखों में उभरता इश्तियाक उसे चंद कदम दूर खड़ी लड़की ने वाज़िया देखा। वो अपनी फैमिली के साथ टूर पे है। इन्हीं आंखों में शदीद मायूसी छाई थी। वो शायद खुश फहम था कि वो थोड़े फासले पे सही लेकिन मौजूद है, लेकिन ये खबर उसकी उम्मीदों की सारी हवा निकाल गई। टूर पे? कहाँ? वो नहीं पूछना चाहता था, बिल्कुल नहीं, लेकिन पूछ चुका था। वो लामिया के जिक्र से अनजान नहीं रह सकता था। तुम्हारी बात नहीं हुई? वो अब वाकई हैरान हुई। किसी हद तक उदासी के मुहर्रकात भी समझने लगी थी। मैं कुछ मसरूफ था तो बात नहीं हो सकी। वो शायद खुद को वजाहतें दे रहा था, क्योंकि मुकाबिल को सब समझ आ गई थी। अजलान, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो एकदम चीख कर बोली कि वो चौंक सा गया। यहाँ आइसक्रीम कहाँ से आ गई? वो इस पल पल बदलती लड़की को समझ नहीं पा रहा था। देखो कितना बेकार सा माहौल है, लोग पागलों की तरह चीखते जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आओ यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आइसक्रीम के मजे लेते हैं। इतने झूठ बोलने पे अल्लाह जी माफ कीजिएगा। वो अभी उसकी बात भी समझ नहीं पाया कि उसने अजलान को बाजू से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। उसकी सारी मज़ाहमत धरी की धरी रह गई। इन्हें चंद लम्हे लगे थे इस पुरशोर माहौल से निकलने में, और तब तक उसने अजलान का बाजू नहीं छोड़ा, मुबादा वो हाथ छूटने पे भाग ना जाए। कई लोगों ने मुस्कुराती निगाहों से इस मंजर को देखा, लेकिन वो हर चीज से अनजान बस चलते जा रही थी, और मार्केट आने तक बिना उसकी सुने बस चलते गई। पता नहीं तुम लामिया को क्यों पसंद हो, मुझे तो तुमने चंद लम्हों में पागल कर दिया है। वो कहरबार निगाहों से उसे देखता आइसक्रीम बार की तरफ आ गया, और वो किसी हद तक मुत्तमिन हो गई। कौन सा फ्लेवर लोगी? अजलान ने बेजार लहजे में उससे पूछा, तो पीछे गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। चॉकलेट। यक लफ्जी जवाब गोली की तरह मौसूल हुआ। जिस तरह की खुद अजीबो गरीब है, ज़ौक भी वैसा ही है। वो मुंह में बुड़बुड़ाया। लामिया को भी तो चॉकलेट पसंद है। उसके अंदर से फौरन आवाज आई, लेकिन वो आइसक्रीम में चॉकलेट नहीं खाती। उसने खुद ही लामिया को हर किस्म का मार्जिन देते हुए ऑर्डर दे दिया। अजलान की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। उसकी अभी ताज़ा ताज़ा रोड पे इज्जत अफजाई हुई थी, और वो यूं बता रही थी जैसे मामूल की बात हो। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? वो चाहते हुए भी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कैसी? जो अभी तुमने किया। अजलान ने उसे चंद लम्हे पहले होने वाले स्टेज शो का याद करवाया। वो माजरत करती हुई आराम से हट जाती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उसने जानबूझकर मामले को तूल दिया। ये तो ट्रेलर था, आगे पूरी फिल्म है। वो दोनों चलते हुए थोड़ा आगे आ गए थे। वो फौरन से एक गली में हो गई, और वो हैरान सा उसकी हरकत देख रहा था। दौड़ने में कैसे हो? क्या? वो बिल्कुल उसे समझ नहीं पा रहा था।
अरे यार, टांगे चलती है ना। वो गली की ओर से सर निकाले आइसक्रीम बार की जानिब ही देख रही थी। हाँ, लेकिन क्यों? वो वाकई कुछ नहीं समझा था। देखो, अभी मैं 1 2 3 कहूंगी तो हम दौड़ने लगेंगे। ये गली कुछ आगे जाके मेट्रो की बैक साइड पे निकलती है। वहाँ एक बेकरी के बैक डोर से निकलकर हम मेट्रो के फ्रंट पे आ जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी मंजिल करीब होगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे मुकम्मल समझा रही थी, जबकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सबीन ने उसे शरारत से आंख मारी और हाथ हवा में बुलंद किया। 1 2 3, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी चीज आइसक्रीम बार की तरफ फेंक दी। वो चीज उसी गाड़ी को लगी थी और वहां गाड़ी को हिट करने पे होने वाला शोर बुलंद हो गया। वो मिनट के 1000वें हिस्से में समझ गया कि वहां क्या हुआ था। उसने कोई चीज उस गाड़ी को मारी थी और अब आगे क्या होने वाला था वो बखूबी जानता था। भागो! वो होंक बिना खड़ा था जब उसने सबीन को अपना हाथ खींचते देखा। यहाँ मुजस्मा बने क्यों खड़े हो? भागो! उसके हवास जैसे ही मोतदल हुए उसे समझ आने लगी कि अब इसे यहाँ से भागना है। अजलान ने एक कहर बरसाती नजर साथ खड़ी पागल लड़की पे डाली और चंद लम्हे पहले बताए गए रास्ते पे भागना शुरू कर दिया। 15 मिनट दौड़ने के बाद वो रोड पे पहुंच चुके थे। उसने एहतियात के पेश नजर एक निगाह पीछे रह जाने वाले रास्ते पे डाली, लेकिन वहां अभी तक कोई नहीं था। वो सामने वाली बेकरी में जाना है। सबीन ने कदम आगे बढ़ाए कि अजलान ने उसका हाथ थाम लिया। वो एक झटके से रुकी थी। उसने हैरान निगाहों से अपने हाथ की जानिब देखा। ये क्यों थामा गया था? उसकी ये ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हैरानी जरूर हुई थी। हम यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। उसकी निगाहें रोड पे मरकूज थी और इसी लम्हे उसके हाथ को आजाद कर दिया। टैक्सी की पेमेंट तुम करोगे? वो मुकम्मल इत्मीनान से बैग सीधा करने लगी। कोई जवाब ना मिलने पे उसकी तरफ देखा तो उसकी खामोश निगाहों से सारे जवाब मिल गए। हाँ, जानती हूँ अभी तक मैंने $1 खर्च नहीं किया। वैसे भी तुम एक खूबसूरत लड़की के पैसे कैसे लगवा सकते हो? उसने खुद ही जवाब दिया और उसी पल टैक्सी उनके पास आन रुकी। अजलान ने टैक्सी में बैठने से पहले सोच लिया था कि वो इस पागल लड़की से लामिया को दूर रखने की कोशिश करेगा और वो खुद दोबारा उससे कभी मिलना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ सबीन मुत्तमिन थी कि उसने अजलान का ध्यान इन बातों से हटा दिया जिनके बायस वो उलझन का शिकार था। वहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत था। कोई भी इंसान उस जगह के शहर से खुद को आज़ाद नहीं रख सकता था। उसका शुमार इन लोगों में होता था जो बिना सोचे इस शहर की सैकड़ों खूबियां गिनवा सकते हैं। वो कभी इस शहर के किसी कोने में आकर बददिल नहीं हुई थी। वो इस शहर की हवाओं में सांस लेते हुए भी लुत्फ महसूस करती थी। अगर जगहों से मोहब्बत का कोई पैमाना होता तो वो इस शहर से अपनी मोहब्बत की पैमाइश जरूर करती, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानती थी उसे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। वो इस जगह, शहर और प्रदेश से अलग होकर जीने का तस्वुर नहीं कर सकती थी। उसकी निगाहों के सामने वसी समंदर था। पानी ता हद्दे निगाह तक फैला हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी से मुनक्कस होकर आंखों को खैरा कर रही थी। इर्द गिर्द काफी लोग थे, लेकिन शहर की दीगर जगहों जैसा रश नहीं था और इसी सबब ये जगह प्राओ के लिए चुनी गई थी। पाम बीच सिडनी शहर के दीगर साहिलों जैसा खूबसूरत साहिल, लेकिन दीगर कई बातें इस साहिल को बाकी सबसे मुमताज करती थी। यहाँ बेहंगम शोर शराबा और ट्रैफिक का अज़्दहाम बिल्कुल नहीं था। शहरी रौनकें और सहूलियात यहाँ से बहुत पीछे रह जाती थी। कुदरत से मोहब्बत करने वालों की अव्वलीन पसंद ये साहिल ही था। वो बेइंतहा खुश थी और उसकी वजह ये थी कि वो कई महीनों बाद एक बार फिर से इकट्ठे कुछ वक्त गुजारने के लिए आए थे। पाम बीच का इंतखाब करते हुए उसने सोचा भी नहीं था कि ये सफ़र इस कदर हसीन होने वाला था। उन्हें गाड़ी बहुत पीछे छोड़नी पड़ी थी और सामान ज़रूरत हाथों में उठाए हुए वो अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। ऊंचे नीचे रास्तों पे काफ़ी देर चलने के बाद जब हिम्मत जवाब देने लगी तो उसकी निगाहों ने सुनहरी रेत की चमक महसूस की थी। ओ माय गॉड!
वो हैरान थी। वो बहुत साल पहले यहाँ आ चुकी थी और तकरीबन सिडनी का हर पिकनिक पॉइंट देख रखा था। इसके बावजूद वो कुछ जगहों पे बार बार जाना चाहती थी और ये जगह इन्हीं में से एक थी। पापा, आप जानते हैं पाम बीच को सुनहरी रेत का साहिल भी कहा जाता है और अब देखकर सोच रही हूँ ठीक कहा जाता है। वो चंद गज का फासला तय करके अपने कदम सुनहरी जर्रों पे रख चुकी थी। उसके चेहरे से छलकता जोश और खुशी इन दोनों को बेइंतहा खुश कर रहा था। वो सारा सामान हाथों की कैद से आज़ाद कर चुकी थी और तेज कदमों से चलती उनसे दूर होती जा रही थी। उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए और आइए हम ये सारा सामान ठीक से रखते हैं, उन्होंने सामने खड़ी निस्सब बेहतर से कहा, जो मुस्कुराती निगाहों से खुद से दूर जाती लामिया को देख रही थी। आपने उसकी हरकतें देखी हैं? आप कहते हैं ये बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगती। आज भी इसमें वही छोटा सा बच्चा मौजूद है जो मेले में माँ बाप से हाथ छुड़वा कर अकेला ही मनपसंद चीज़ों की जानिब दौड़ लगा देता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने खड़े शख्स को देखा। वो दोनों बातों ही बातों में वहाँ सारा सामान ठीक से रख चुके थे। उन्होंने होटल पहले से बुक कर रखा था, लेकिन लामिया की खुशी की खातिर सीधा साहिल की जानिब चले आए थे। उन्हें मालूम था वो जितनी भी कोशिश कर लें वो उन्हें होटल में ज़रूरत के तहत ही रुकने देंगी, सो वो अपना इंतज़ाम करके आए थे। यहाँ पानी का मिलना मुश्किल था, सो खाना और पानी वाफर मिकदार में हमरा था। वह फातिमा की तबीयत की खातिर वो फर्स्ट एड रखना नहीं भूले थे। ये क्या कर रही हैं? उसी पल फातिमा के हैरान लहजे पे उन्होंने उसी सिमत देखा जहाँ वो देख रही थी। लामिया पानी के बिल्कुल पास ज़मीन पे बैठी थी। पानी उसके करीब से वापस जा रहा था। हाथों को पीछे रेत में टकाए मुंह ऊंचा किए वो ना जाने क्या कह रही थी। इतनी देर सूरज की जानिब देखना मुश्किल था, लेकिन ऐसे उल्टे काम वो आसानी से कर लेती थी, सो उन्हें हैरत नहीं हुई थी। आपको यहाँ बिल्कुल सुकून नहीं आएगा, सो चलिए उसके पास चलते हैं। वो उठ खड़े हुए और उन्हें उठाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। लामिया, ऐसे क्यों बैठी हो? वो दोनों उसके साथ बैठ चुके थे। आइए आप भी महसूस कीजिए। लेकिन क्या? उन्हें कभी भी लामिया की समझ नहीं आई थी। इस वसी नीले आसमान पे तैरते बादलों की अनकही कहानी, इन सुनहरी जर्रों की पानी से मिलन के बाद की खुशबू, इन तेज रफ्तार लहरों का शोर और इस तवील साहिल की मध्यम खामोशी। क्या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? वो आंखों को आधा खोले उन्हें देख रही थी। मैं बस एक चीज़ महसूस कर रही हूँ। क्या? वो एकदम पुरजोश हुई। तुम मुझे पागल करने वाली हो। उन्होंने मुस्कुराहट होंठों की कैद में दबाते हुए अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन उसके चेहरे के नरूठे अंदाज में इस कैद को ज़्यादा देर नहीं रख पाए थे। वो दोनों बेसाख्ता मुस्कुराए थे। अच्छा, बाकी सब छोड़ें, पानी को ही महसूस कर लें। वो इन दोनों को उठा रही थी और साफ जाहिर था अब वो पानी में घुसने वाली थी। पानी को महसूस करें, यहाँ पानी की ठंडक को। उन्होंने एक बार फिर उसे छेड़ा। मामा, अच्छा बाबा, चलो चलते हैं। आप थोड़ी हिम्मत पकड़ लें, क्योंकि आप मेरे साथ बैरन जॉय लाइट हाउस जाने वाली हैं। उसने नया धमाका किया था। हैं? उनकी हिम्मत उसकी बात सुनकर ही खत्म हो गई थी। मैं नहीं जाने वाली और ना तुम्हारे इन उल्टे कामों में साथ दूंगी। उन्होंने मुड़ते हुए दूर ऊंची पहाड़ी पे बने लाइट हाउस को देखा और पूरी शिद्दत से अपने इनकार पे कायम रहने का सोचा। आप जाएंगी मेरे साथ? वो पानी में उतर चुके थे और उसके साथ वो अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम थी। लामिया, मुझे तंग नहीं करो। उसकी ऊंचाई देखी है और रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? उन्होंने इब्राहिम को भी अपनी जंग में घसीटा था। मैं ही सोच रहा हूँ कि हम दोनों उसके साथ पूरे नहीं आ सकते। हमें अजलान को साथ लाना चाहिए था। मतलब आपने तस्लीम कर लिया कि आप अब जवान नहीं रहे। उन्होंने कभी अपनी बढ़ती उम्र को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन औलाद की पुरजोश तबीयत ने उन्हें एहसास करा दिया कि वो अब उसके हर शौक़ के इस हम कदम होकर पूरे नहीं कर सकते। और फातिमा इब्राहिम के लिए तो ये मौका गनीमत था, लेकिन न जाने क्यों लामिया उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गई और वो दोनों अपनी नोक झोंक में महसूस ही नहीं कर पाए।
वो लाइब्रेरी के पुरसुकून माहौल में एक कोने में बैठी थी। एकदम लेक्चर्स शुरू होने पे उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कितने ही दिन इधर उधर की बेफजूल बातों में ज़ाया कर चुकी है। वो यहाँ अपनी कारकर्दगी के बल पे पहुंची थी और यकीनन उसके फजूल मशगले उसकी गुज़श्ता कारकर्दगी को मुतासर करने वाले थे। इसी सबब वो आज पहली बार लाइब्रेरी चली आई थी और सुकून से बैठकर अपने नुकसान का अजाला कर सके। अपने काम करते काफ़ी देर हो गई। अचानक कुछ फासले से हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। उसने नागवार निगाहों से सर उठाकर उस जानिब देखा, लेकिन इन दोनों लड़कों की उस जानिब पुश्त थी, सो उसके घूरने का कोई असर नहीं हुआ था। वो दोबारा अपने काम में मगन हो गई कि कोई और उन्हें टोक देगा, लेकिन ऐसे कोई आसार अगले कई लम्हों तक नजर नहीं आए थे। उसने अपना काम रोक कर दोबारा उनकी जानिब देखा तो उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ वो जिस मौजू पे उलझ रहे थे उसका वो तैयार हो चुका था। अपने काम मुसलसल करते रहने और उनकी आवाज़ें बंद करने का उसे एक ही तरीका सूझा कि वो चंद लम्हे लगाकर उन्हें समझा दे ता वो उसे सुकून से सारे लेक्चर तैयार करने दें। वो अपना सारा सामान समेटते हुए उनकी जानिब चली आई। वो दोनों उलझने में इस कदर मसरूफ थे कि उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। वो कई लम्हे वहाँ खड़ी उनको काम करते देखती रही। उनको बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे जाता देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, सो उसने हल्का सा खनकार कर उन्हें मुतवज्जा करना चाहा। वो मुतवज्जा होने की बजाय इस कदर चौंके कि वो भी घर भरा गई। क्या है, ऐसे भूत बनकर हमारे पीछे क्यों खड़ी हैं? एक लड़का जो ज्यादा ही बदहवास था फौरन से बोल उठा। आप जो मुसलसल बोलकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं उसके मुतालिक क्या कहेंगे? उसे लगा कि उसने इन लड़कों को कहीं देख रखा है, लेकिन इस बात से ध्यान हटाते हुए उसने दो बदू जवाब दिया। हम क्या ज्यादा ऊंचा बोल रहे थे? उसे जवाब देने की बजाय वो दूसरे लड़के की तरफ झुका। आप हमें बोलने के अलावा कोई दूसरा तरीका बता सकती हैं जिसके जरिए हम आपस में मशवरे से लेक्चर तैयार कर सकें? दूसरे लड़के ने इतने मासूम अंदाज में सवाल पूछा कि मुस्कुराहट पे इख्तियार लबों पे ऊद आई। वो बोलने से मना नहीं कर रही, लेकिन आवाज़ आहिस्ता भी तो रखी जा सकती है। उसने फौरन से मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, देखिए जी, हम पेंडू लोग हैं और जब तक आवाज़ में गूंज ना पैदा हो हमें लगता ही नहीं कि बाद में वजन पैदा हुआ है। आप यूं कह लें कि ये हमारा बाय बर्थ का मसला है, इतनी जल्दी बदलने से रहा, इसलिए आप मेहरबानी करके कानों में रुई दे लें। वो इतने मासूमाना अंदाज में कह रहा था कि खिलाफे तवक्का वो मुस्कुराए जा रही थी और उसका मुस्कुराना इन दोनों को परेशान कर रहा था। इस मसले का एक हल है। वो एक खाली सीट को ठीक करते हुए बैठ गई। वो दोनों मुंतजिर नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं ये लेक्चर तैयार कर चुकी हूँ और इसके नोट्स भी इस वक्त मेरे पास हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके इतने नरम लहजे पे मुकाबिल बैठे लड़के अनकरीब बेहोश होने वाले थे। और आप ये क्यों करेंगी? इसे बाई बर्थ मसले वाले लड़के ने बड़ी संजीदगी से सवाल पूछा। मतलब इसकी इतनी पुरखुलूस मदद के मुतालिक ये सवाल उसे एक आंख नहीं भाया था। मतलब बदले में आप मेरे अब्बा जी का कोई मुरब्बा तो नहीं मांगेंगी ना, क्योंकि वहाँ से तो मुझे कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। उसकी बात के इख्तिताम तक उसे समझ आ गया कि वो मजाक कर रहा है। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी मदद करेंगी, दूसरे लड़के ने अपने सफ़ात उसके आगे करते हुए कहा। उसने अपना तैयारशुदा लेक्चर खोला और इन नकात को तफसील से समझाने लगी जिस पे वो फंसे हुए थे। वो इतने भी कुंद जहन नहीं थे जितना जाहिर कर रहे थे, क्योंकि तकरीबन 20 मिनटों में उनकी उलझन सुलझ चुकी थी। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि जैसे पहाड़ सर कर आए हों। वैसे हमें इकट्ठे इतना वक्त हो गया, लेकिन मैंने आपसे नाम नहीं पूछा। अचानक से उसे याद आया तो पूछ बैठी। मेरा नाम अवैस है और ये हनान है। मेरा नाम इज़्ज़त है। उसने भी जवाब मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। हम जानते हैं, इन दोनों ने इकट्ठे जवाब दिया तो वो चौंक गई। कैसे? उसकी हैरानी बजा थी। अरे यार, बहुत माजरत, मुझे ताखीर हो गई, लेकिन मैं बस चंद मिनटों में तुम लोगों को समझा दूंगा। कोई आंधी तूफान की तरह आया और बिना किसी तरफ देखे उसके साथ कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। इस पर लेक्चर की किसे पड़ी थी?
वो दोनों खामोश थे और सोच रहे थे अब क्या होगा। उसी लम्हे उसकी निगाह अपने बाएं तरफ बैठे वजूद पे पड़ी और दूसरी तरफ भी उसे ही देखा जा रहा था। वो लम्हे में उसे पहचाना था और यकीनन दूसरी तरफ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ अब चीज़ें सिमटी जा रही थी। मुजतबा, ये इज्जत है और तुम्हारे आने से पहले ही ये हमें सब कुछ समझा चुकी हैं। अवैस ने इस पल मामला ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुने बिना वहाँ से जा चुकी थी। ये क्या मामला है? ये बेइज्जत करने वाली चलती फिरती मशीन यहाँ क्या कर रही थी? मुजतबा शदीद हैरान था। अब ऐसे भी ना कहो, अच्छी खासी नेक पाकबाज बच्ची है, तुम ना जाने किधर थे। इस बेचारी ने हमारी इतनी मदद की। हनान को उसका इज्जत के लिए ऐसे बोलना कतन अच्छा नहीं लगा था। अच्छा दिखाओ तो ऐसा क्या काम कर दिया? मुजतबा ने सामने रखे नोट्स देखे और चंद लम्हे लगे थे उसे जाने वाली जहानत के मोतरफ होने में। साद अली चट्टा बिगड़े मजाज के साथ हेड ऑफिस में दाखिल हुए थे। आज उन्हें इस मीटिंग में शामिल होना था, जिसका सारा इख्तियार चंद दिन पहले तक उनके हाथ में था और अब उनकी हैसियत महज एक तमाशाई सी थी। उनके अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था जो फटने के लिए बेचैन था। वो मीटिंग रूम में जाने से पहले अपने कैबिन में आए थे, जहां उनका सेक्रेटरी उनका इंतजार कर रहा था। सुनाओ, क्या सूरत हाल है? कोट स्टैंड पे लटकाते हुए वो सामने खड़े शख्स से मुखातिब हुए। सर, मैंने उन पे पूरी तरह नज़र रखी हुई है, उसकी गुगियाई हुई आवाज़ निकली। काम की बात बताओ। वो लंबी चौड़ी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने लैपटॉप पे ज़बरदस्त किस्म का पासवर्ड लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं ओपन नहीं कर सका और दोबारा इसका मौका नहीं मिल सका, क्योंकि वो हर पल लैपटॉप अपने साथ रखते हैं। उसके लहजे से ये सब बताते हुए अपना अंजाम झलक रहा था। तो इतनी बड़ी नाकामी के बाद तुम यहाँ मौजूद क्यों हो? वो टेबल पे हाथ मारते हुए एकदम उस पे बरसे थे। सर, मुझे एक मौका, वो धीमा सा बोला। मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी तरफ झपटे, लेकिन उसी वक्त ऑफिस का दरवाज़ा खुला और आने वाला कोई और नहीं, अब्दुल वदूद चट्टा था। वहाँ लम्हे के लिए सब कुछ साकत हुआ था। वो भी इतना कम अकल नहीं था कि वहाँ के माहौल का अंदाज़ा ना लगा पाता। एक तंजिया मुस्कुराहट के सिवा उसने कोई तासुर नहीं दिया था। क्यों आए हो? उन्होंने सेक्रेटरी को इशारे से जाने का कहते हुए उससे पूछा। मैं ये बताने आया था कि मीटिंग का टाइम हो गया है। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मुझे वक्त का अंदाज़ा है। अभी मैं इतना गया गुजरा नहीं कि कल का आया बच्चा मुझे वक्त की अहमियत सिखाएगा। वो जितना कड़वा बोल सकते थे उतना ही बोले थे। वाकई? इस आखिरी लफ्ज़ के बाद वो वहाँ से चला गया और अपने पीछे तूफान छोड़ गया। वो उसके ज़ूम मैनी लफ्ज़ का मतलब ही खोजते रह गए। वो उनकी बात की तायद करके गया। उसका अंदाज इस्तफहामिया था। उस गुस्से के साथ वो मीटिंग रूम में पहुंचे। गेम पलट जाने की उम्मीद अब भी उनके दिल में बाकी थी। उन्हें अब भी ऐसा ही लग रहा था कि पहली बार उसकी किस्मत काम कर गई थी, जबकि हकीकतन उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की हिम्मत नहीं। आप सब जानते हैं कि हम अपने कारोबार को एशिया से बाहर की मंडियों में ले जाना चाह रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इस सिलसिले के लिए बेहतरीन पेशकश कर दी गई है और इसके हसूल के लिए कई कंपनियां आगे बढ़ी हैं। इस मुश्किल तरीन काम के लिए हमारी तैयारी इतनी भरपूर होनी चाहिए कि हमें कोई हज़मियत ना उठानी पड़े। मुझे उम्मीद है अब की बार हमारी मनसूबाबंदी बेहतरीन होगी। अहमद अली चट्टा की बात ख़त्म होते ही नामहसूस अंदाज में सबकी नज़रें वदूद की जानिब उठी थी। उसने मुस्कुरा कर सब की तरफ देखा और एक डिवाइस मजीद साहिब की तरफ बढ़ा दी। चंद लम्हे बाद मीटिंग रूम में मध्यम अंधेरा हो गया। उसके साथ ही दीवार पे आवेज़ां बड़ी स्क्रीन पे रोशनी फैल गई। ये सब वहाँ बैठे सब अफराद के लिए नया था कि वो इस सिलसिले के लिए कुछ नहीं बोल रहा। सब कुछ स्क्रीन पे यूं चल रहा था जैसे वो खुद बोल रहा हो। वो स्क्रीन आधे घंटे तक रोशन थी और इस दौरान वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। अब्दुल वदूद, इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है? अहमद अली चट्टा की गूंजदार आवाज़ वहाँ गूंजी थी।
साद अली चट्टा की मुस्कुराहट एकदम गहरी हुई थी। उन्हें अंदाजा था कि ये सब होने वाला था, सो अब वो पुरसुकून थे। ये प्रोजेक्ट दोबारा उनके हाथ में आने वाला था। मैंने सारी हकीकत इस वीडियो में बता दी है। हम अभी इस काबिल नहीं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सके, और इसकी वजह हमारे सरमाए की मुकम्मल गर्दिश है। हमारे पास बचत के नाम पे सिर्फ 2 तसल्लियाँ हैं जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हमें देते रहे हैं। उसने अपनी बात का आगाज किया तो एक बार फिर खामोशी छा गई। अभी इस सारे प्रोजेक्ट का सिर्फ शोर है। अंदरूने खाना खबर ये है कि हुकूमत नए साल के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए सरमायाकारी करेगी। हम क्यों वक्त से पहले अपना सरमाया डुबो दें? क्या इससे बेहतर ये नहीं कि हम 1 साल में अपनी बचत बढ़ाएं और जैसे ही हकीकी तौर पे उस पे काम शुरू हो, हम डंके की चोट पे अपनी पॉलिसी लाएं। अब वो सवालिया निगाहों से मरकजी कुर्सी पे बैठे अहमद अली चट्टा की तरफ देख रहा था। उनका अंदाज सबको कायल होने वाला लग रहा था, और ये चीज साद अली चट्टा की मुस्कुराहट समेट रही थी, और वो अपनी ही कुर्सी पे पहलू बदल रहे थे। इस पल उन्हें गेम वापस उसी के कोर्ट में जाती महसूस हो रही थी। वदूद, मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अपनी टीम बनाओ और इस प्रोजेक्ट पे अमल शुरू करो। अगर इन 3 महीनों में तुम इस बचत का ग्राफ छू सकते हो जितना हमें चाहिए, तो उसके अगले मराहिल भी तुम ही देखोगे। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और साद अली चट्टा की मुस्कुराहट दोबारा नमूदार होने लगी थी। उन्हें अंदाजा था कि 3 महीनों में वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, और दूसरा वो वहाँ मौजूद थे उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए। सुबह बहुत दिल फरेब थी। समंदर के पानी को छूकर आती किरणें मौसम की हिद्दत कम करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो रात देर तक समंदर किनारे बैठी रही, और अगर मामा की तबीयत की फिक्र ना होती तो शायद पूरी रात यही गुजार देती। उनके होटल समंदर के अजहद करीब था, सो यहाँ का नज़ारा भी काबिले दीद था। दोनों इतरा वसी समंदर और दरमियान में जजीरा नुमा छोटा सा खित्ता जिसमें तमीरात का खूबसूरत इम्तजाज नजर आ रहा था। एक तरफ को पहाड़ जिसकी ऊंचाई बैरन जोए लाइट हाउस अपने अजली हुस्न के साथ ऐस्तदा था। उसकी कशिश लामिया उसकी तरफ खींचती जा रही थी। ये सब कितना खूबसूरत है, उसने मध्यम लहजे में कहा, जैसे ऊंचा बोलने से ये शहर टूट जाएगा। वो सब इस वक्त होटल के बैरूनी हिस्से में बने स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे। स्विमिंग पूल का अंदाज़े तामीर इस तर्ज का था कि सिर्फ एक छोटी सी दीवार समंदर और पूल के दरमियान हद कायम कर रही थी, वरना यह समंदर का हिस्सा ही महसूस हो रहा था। लामिया की खुशी बता रही है कि हमने यहाँ आकर बहुत अच्छा फैसला किया है। गरम कॉफ़ी के घूंट लेते हुए उन्होंने फातिमा से कहा, जो खुद भी कॉफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। आज का क्या प्लान है? उन्होंने ऊंची आवाज में बोला ताकि कुदरत की रंगीनियों में गुम हुई लामिया भी सुन ले, और मुतवज्जा भी हो गई और अब सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। फिशिंग के मुतल्लिक क्या ख्याल है? उन्होंने सामने बैठी दोनों खवातीन की जानिब पुरजोश अंदाज से देखा। ख्याल तो अच्छा है। इन दोनों का जवाब इस बात में मिलते ही वो फोन पकड़े एक तरफ को हो गए। तुम्हारे सारे शौक इब्राहिम जैसे हैं। उन्हें बिजनेस वक्त नहीं देता, वगरना उनका बस चले तो पहाड़ों पे जा बसें। वो दूर खड़े इंसान को मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए अपनी रूह में बोली जा रही थी, मामा, आपने कभी बताया नहीं कि आप दोनों की शादी कैसे हुई? आप लोग कैसे मिले और कैसे मोहब्बत का सीन हुआ? वो एकदम पुरजोश होते हुए उनसे पूछने लगी। तो मैं फिर ख्याल आ गया इस बात का, कितनी बार कहा है, पुरानी बातों का पीछा छोड़ दो। वो एकदम झंझला गई। अरे क्यों? मासूम बच्ची को डांट रही हैं। इसी दौरान वो भी वापस अपनी जगह संभाल चुके थे। आप बताइए, कोई इंतजाम हुआ? हाँ, एक फिशिंग ग्रुप से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि कुछ घंटे बाद हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त समंदरी हवाएं तेज हैं। उन्होंने मुकम्मल तफसील से आगाह किया। वो मायूस होती हुई दोबारा उस कोने में जा खड़ी हुई जहां से सारा मंजर वाज़िया था। वो इन नज़ारों से नज़र हटाकर कभी कभार सरसरी तौर पे नीचे होटल की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ देख लेती, जहां लोग मामूल के मुताबिक आ जा रहे थे।
उसे इस एक नज़र के दौरान उसे लगा कि उसने अजलान को देखा है, लेकिन दूसरी नज़र में वहाँ कोई नहीं था। रास्ता दरख्तों से अटा हुआ था, सो जिस पे गुमान हुआ वो अब दरख्तों की हो का था। वो इन्हें इस की तरफ नज़र टकाए खड़ी रही, लेकिन शायद वाकई उसका गुमान था। उसने दिल ही दिल में खुद को डपटा कि वो क्यों उसके मुतालिक सोच रही थी। उसने अपना ध्यान हटाने के लिए खुद को इर्द गिर्द के नज़ारों में गुम कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लम्हे बाद उसे अपने अकब में आवाज़ सुनाई दी। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में आने वाले को पहचान गई थी और अपनी इस पहचान पे ज़रा बराबर भी शुबा नहीं था। उसका मतलब चंद लम्हे पहले वो जिसे अपनी नज़र का धोखा समझ रही थी वो हकीकत थी। वो यहाँ आ चुका था, लेकिन क्यों? वो एक बार फिर क्यों उसके पीछे आया था? मामा और पापा पुरजोश अंदाज में उससे मिल रहे थे, जबकि उसे अपना सारा मज़ा ख़राब होता महसूस हुआ था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अजलान हैदर शाह। वो सबसे मिलता हुआ उसके पास चला आया। लामिया के पास उसके लिए एक नरम मुस्कुराहट भी नहीं थी। लामिया, अजलान के लिए कॉफ़ी बनाओ। मामा की आवाज़ उसे गनीमत लगी। वो पहली फुर्सत में यहाँ से हट जाना चाहती थी। वो जाते हुए एक शिकवा किना नज़र मामा पे डालना नहीं भूली थी। ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि अजलान के यहाँ आने के पीछे मामा का हाथ है। तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ से जाना होगा अजलान। मैं मज़ीद कोई इल्ज़ामात अपनी ज़ात से वाबस्ता नहीं करना चाहती। वो कॉफ़ी बनाते हुए गिलास बॉल से उसे मुस्कुराते देखकर सोच रही थी। उसने एक लंबी सांस लेते हुए अपने मजाज मुतदल किए और कॉफ़ी लिए बाहर चली आई। वो इन सब के दरमियान ना चाहते हुए बैठ गई, लेकिन उसके अंदाज बता रहे थे ये सिर्फ अदाबे मेज़बानी के तहत हो रहा है। हम लोग फिशिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन मौसम ठीक ना होने की वजह से चंद घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। इब्राहिम अपनी मसरूफियात के मुतल्लक उसे आगाह कर रहे थे। लामिया, तुम्हें बैरन जॉय लाइट हाउस देखना था ना? मेरा ख्याल है अजलान एक अच्छा साथी साबित होगा। मामा की बात सुनकर वो सटपटा गई थी। ये ठीक था कि वो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन उसे वहाँ अजलान के साथ बिल्कुल नहीं जाना था। उसने एकदम शिद्दत से इनकार में सर हिलाया। मुझे आप लोगों के साथ जाना है, मैं इसके अलावा कोई बात नहीं सुनूंगी। उसका लहजा कती था। आपकी मामा ठीक कह रही हैं, हम लोगों के लिए वहाँ जाना आसान नहीं है। आप लोग जवान और मुस्तईद हो, सो हम बूढ़ों को उनके हाल पे छोड़ते हुए आप लोग मज़ा कीजिए। पापा की बात पे वो जुज़बुज़ हुई थी। लेकिन पापा, मुझे आपके साथ। बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए। अब की बार उनका अंदाज हतमी था। उसने खा जाने वाली नज़रों से अपने पहलू में बैठे अजलान को देखा, जो बिना कुछ बोले हर बात पे सर हिलाए जा रहा था, जैसे वो ही चाहता हो। उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई, सो वो खामोश हो गई। अजलान, आप ज़रूरी चीज़ें साथ रख लो। आपको अंदाज़ा तो है रास्ता ख़तरनाक है और कुछ ख़ास सहूलियात भी नहीं है। उनकी बात पे सर हिलाता वो फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। उसकी इतनी मुस्तअदी पे लामिया खार खाए बैठी थी। एक पल मजीद उसका ड्रामा बर्दाश्त करना मुश्किल था, सो ट्रैक सूट पहनने के लिए अंदर चली आई। वो उसकी ज़रा बराबर मदद नहीं करने वाली थी और ये तय था वो अभी तक इसी उलझन का शिकार थी कि अजलान यहाँ क्यों आया था। मामा ने आज तक कभी खुद से ऐसे इक़दामात नहीं किए थे और ना ही उसके मसाइल में दखल अंदाजी की थी, तो आज अजलान को यहाँ बुलाना किस सिलसिले की कड़ी थी? वो जाने से पहले एक बार मामा से पूछना चाहती थी कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, लेकिन वो अभी तक अपने चहेते के साथ बातों में मगन थी और वो उन्हें बुलाकर कोई गलत तासुर नहीं देना चाहती थी। वो अपनी सोचों के ताने बाने बुनने में बुरी तरह महव थी। लामिया, तुम यहाँ किन ख्यालों में गुम खड़ी हो? मामा अजलान को आपने यहाँ बुलाया है। वो एक लम्हे की ताखीर किए बिना उनसे पूछने लगी। मैं क्यों बुलाऊंगी? मैं खुद उसे देखकर हैरान हुई हूँ। मुझे तो लगा तुम्हें हमारे साथ मजा नहीं आ रहा, तुमने बुलाया है। उसकी उलझन मजीद बढ़ गई। क्या पापा ऐसा कर सकते हैं? उसने गिलास बॉल से बाहर एक नज़र डाली, जहाँ पहले जैसा ही मंजर था। अब इन बातों को छोड़ो और बाहर आ जाओ। वो आ चुका है और आने वाले को सवालात की सौगात नहीं दी जाती, बल्कि खुश आमदीद कहा जाता है। मामा उसे समझाती वापस चली गई। अजलान, लामिया का ख्याल रखना, मौसम पे कड़ी निगाह रखना और जैसे ही मौसम खराब होता हो महसूस हो वापसी के लिए निकल आना।
उन्हें रवाना करने के लिए वो दोनों होटल के लिए नीचे तक आए थे। आम हालात होते तो वो पापा की फिक्रमंदी पे फूले ना समाती, लेकिन अब वो अपने जज्बात को सर्द होने से रोक नहीं पाई थी। वो चाहकर भी खुद को समझा नहीं पा रही थी। पापा ने शदीद इनकार के बावजूद उसे अजलान के साथ रवाना कर दिया था। उन्हें इकट्ठे एक दूसरे के पहलू में चलते हुए कई खामोश लम्हे गुजर चुके थे। वो होटल से काफी दूर साहिल के पास से गुजर रहे थे और लहरों का शोर उनके माबैन छाई खामोशी को कुछ ज्यादा होलनाक बना रहा था। उस वक्त कुछ मन चले लहरों की ताल पे अपने कदमों का हुनर दिखा रहे थे। उसने पसंदीदा नजरों से सर्फिंग करते लोगों को देखा। तुमने गर्म कपड़े साथ लिए? वो किन आंखियों से उसे ही देख रहा था। साहिल खत्म हो चुका और अब वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता पहले जितना वसी था अब उतना ही सिमट चुका था। रास्ता दोनों इतराफ से दरख्तों और सब्जे के हसार में था। वहाँ जा बजा मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे थे जिन पे सयाहों के लिए हदायत दर्ज थी। ऊपर सर्दी होगी सिर्फ इसी वजह से कह रहा था, साथ गर्म कपड़े होना लाजमी है। वो कई लम्हे उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। उसने दोबारा अपनी बात की वजाहत की थी। उसकी खामोशी और तल्ख मजाज अजलान के लिए नहायत तकलीफ दे था। वो बहुत शिद्दत से चाह रहा था कि लामिया अपनी खामोशी तोड़ दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो कभी अपना खुद साख्ता कौल नहीं तोड़ेगी। वो इस हकीकत से भी आगाह था कि अगर अंकल इसरार ना करते तो वो कभी उसके हमराह ना आती। उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई तो उसने चंद लम्हे के लिए अपनी कोशिश तर्क कर दी। बैरन जॉय लाइट हाउस को दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता आसान लेकिन तवील, जबकि दूसरा छोटा लेकिन मुश्किल था। कहीं तंग सा के दो लोगों का गुजरना मुश्किल, कहीं पहाड़ का गार नुमा हिस्सा के झुककर वहां से गुजरना पड़े। छोटी छोटी सीढ़ियां और टेढ़ा मेरा रास्ता उन्हीं लोगों के लिए मुनासिब था जिनका हौसला जवां हो। इस मुश्किल रास्ते की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ से इर्द गिर्द के नज़ारे सहर तारी कर देने वाले थे। उस रास्ते पे कई जगहों से पाम बीच का सारा साहिल वाज़िया देखा जा सकता था। अजलान ने आसान और तवील रास्ते का इंतखाब मुनासिब समझा। हम इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? उसके बढ़ते कदमों को लामिया की आवाज ने रोका। क्योंकि ये रास्ता आसान है। उसका बोलना अजलान को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके तेवर अजलान को कतन अच्छे नहीं लगे। जबकि तुम जानते हो कि सारा लुत्फ दूसरे रास्ते में है। उसका लहजा अजलान के लिए मुकम्मल अजनबी था। हम इस रास्ते से वापस आएंगे, वो उतरने के लिए आसान है। अजलान ने उसे कायल करने के लिए नरम लहजे में जवाब दिया। तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। वो कायल नहीं हुई थी। अजलान हैरत ज़दा उसे देखे जा रहा था। वो कतन लहजे में जवाब दे उसे वहीं छोड़कर दूसरी तरफ को बढ़ गई। एक पल को उसके दिल में ख्याल आया कि यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन ये कैफियत लम्हे की थी। वो लामिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने एक ठंडी सांस ली और भागते हुए उसके पीछे हो लिया। उसे कहना चाहता था कि इतनी तेज नहीं चले वरना सांस फूलने लगेगा, लेकिन उसके तासुरात से जाहिर था कि उसे अजलान की किसी बात से कोई सरोकार नहीं। उसका गुस्सा चंद लम्हों में खत्म हो चुका था। रास्ते की खूबसूरती ने उसके वजूद में दौड़ते सारे मनफी ख्यालात लम्हे में मिटा दिए थे। एक एक कदम बढ़ाते उसकी निगाहों का जाविया बदलता जा रहा था। छोटी छोटी पथरीली रविश पे चलते वो खुद को गुजरे जमाने का बासी समझ रही थी। ऊंचाई से साहिल का नजारा भरपूर लुत्फ देता था। उसने एक नजर दोबारा अपनी मंजिल की जानिब देखा और वो ऊंचा मीनार उसे अभी भी अपनी पहुंच से बहुत दूर महसूस हुआ। वो एक वसी जगह देखते हुए सांस लेने के लिए रुक गई। वो कभी इतना खामोश नहीं रही और अजलान के साथ तो खामोशी का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज वो कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। क्या मैं इस कदर खुदगर्ज हूँ कि कोई मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है और मैं उससे बात करना पसंद नहीं कर रही? इसके बावजूद मैं उसके खिलाफ ही जंग शुरू हो चुकी थी।
उसने एक गैर महसूस निगाह अपने से कुछ फासले पे खड़े शख्स पे डाली। वो उसे साथ लेकिन अपने से फासले पे खड़ा नजर आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अजलान। वो शायद अपने ही रवैये पे पशेमान थी। वो बिना कुछ कहे सुने दोबारा आगे बढ़ने लगी। उसने सुन रखा था कि यहाँ सयाहों का जम्मे गफीर होता है, लेकिन उसे रास्ते में चंद लोग ही नजर आए जो वापसी के सफर पे थे। वो हैरान सी सोचों में मगन आगे बढ़ती जा रही थी। एकदम सर्दी का एहसास भी होने लगा और ये एहसास चंद सातों में शदीद तरीन हो गया, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी, सो उसी रफ्तार से चलती रही। उसकी मंजिल थोड़ा ही दूर थी और उसी पल उसे महसूस हुआ वो डर रही है। ऊंचाई से खौफ उसके वजूद को घेरने लगा था। वो तो मामा पापा साथ यहाँ आना चाहती थी, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी, सो उसी रफ्तार से चलती रही। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर थी और उसी पल उसे महसूस हुआ वो डर रही है। ऊंचाई से खौफ उसके वजूद को घेरने लगा था। वो तो मामा पापा साथ यहाँ आना चाहती थी। इस पल अजलान उसके साथ था और उनके दरमियान उस पल जितनी दूरी थी वो उसे कभी अपने इस खौफ का बताने वाली नहीं थी। उसकी टांगें कांप रही थी। ओ लामिया, क्या कर दिया तुमने? मुझे वहाँ खड़े होकर नीचे नहीं देखना चाहिए था। वो खुद से उलझने लगी थी। उसका बस चलता तो आंखें बंद करके चलने लगती, लेकिन ये रास्ता हरगिज बंद आंखों वाला नहीं था। वो अपनी ही सोचों में मगन थी कि हवा का तूफानी झोंका उसके पांव उखाड़ गया और अगर दूसरी तरफ झाड़ियों का झुंड ना होता तो इससे आगे वो सोच नहीं सकी। लामिया, उठना नहीं। वो मुकम्मल हवास में नहीं आई थी कि अजलान की चीख नुमा आवाज ने उसे साकत कर दिया।